गांव के एक बहुत बड़े जमींदार के दो बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। रमेश की पत्नी का नाम था माया, जो बहुत चालाक और पैसों की भूखी थी। वहीं छोटे बेटे सुरेश की पत्नी का नाम था कविता, जो बहुत ही सीधी, शांत और संतोषी स्वभाव की थी। जब जमींदार साहब का अचानक देहांत हुआ, तो बड़ी बहू माया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न छल कपट करके घर की सारी धन दौलत और जमीन अकेले ही हड़प ली जाए। माया ने घर में रोज रोज कलेश करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर छोटे बेटे सुरेश और कविता ने कहा कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें हम अलग ही भले हैं। पंचायत बैठी और बंटवारा होने लगा। चालाक माया ने सारे अच्छे खेत, आलीशान मकान और सोने चांदी के गहने अपने नाम करवा लिए और सीधी सादी कविता के हिस्से में आया गांव के कोने का एक पुराना टूटा हुआ मकान और एक लोहे का जंग लगा हुआ भारी संदूक। माया ने हंसते हुए कविता को ताना मारा, ले जाओ इस कबाड़ को, वैसे भी तुम्हारे जैसे सीधे लोगों के नसीब में यही कबाड़ लिखा है। कविता ने बिना कुछ बोले अपने ससुर की आखिरी निशानी समझकर उस भारी संदूक को स्वीकार कर लिया। सुरेश और कविता उस टूटे हुए मकान में रहने लगे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। कविता कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक उसका पैर उस लोहे के भारी संदूक से टकरा गया। संदूक का ताला बहुत पुराना था, जो झटके से टूटकर गिर गया। कविता ने संदूक का ढक्कन उठाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस संदूक के अंदर कोई कोई कपड़े या बर्तन नहीं थे, बल्कि उसमें लाल कपड़े में लिपटी हुई जमींदार साहब की एक गुप्त वसीयत और एक बहुत ही कीमती चमकीला हीरा था। उस वसीयत में जमींदार साहब ने अपने हाथों से लिखा था, मैं जानता हूँ कि मेरी बड़ी बहू माया बहुत लालची है और वो मेरे सीधे बेटे सुरेश को कुछ नहीं देगी। इसलिए मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई, यह पुश्तैनी हीरा और शहर की जमीन की असली कागजात इस संदूक में छुपा रहा हूँ। यह सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सब्र होगा। कविता और सुरेश की रातों रात किस्मत ही बदल गई। वे उस हीरे और कागजात की मदद से शहर में एक बहुत बड़े बंगले के मालिक बन गए और उनका कारोबार बहुत बड़ा हो गया। इधर शहर में जब बड़ी बहू माया को इस बात की खबर लगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गुस्से में आग बबूला होकर अपने पति को लेकर कविता के नए बंगले पर पहुंच गई। माया ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने हमसे धोखा किया है। वो संदूक हमारे घर का था, इसलिए उसके अंदर का हीरा भी हमारा हुआ। तुम लोग चोर हो। बंगले के नौकर चाकर और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। माया ने सबके सामने कविता को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन कविता अब वो पुरानी सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसने बड़ी शांति और मजबूत आवाज में अपनी जेठानी माया की आंखों में आंखें डालकर कहा, जेठानी जी, चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता। बंटवारे के वक्त आपने अपनी मर्जी से सब कुछ छीन लिया था और मुझे गंवार समझकर यह संदूक कबाड़ कह के थमा दिया था। आज जब भगवान ने मेरी ईमानदारी का फल मुझे दिया,
تو آپ اسے چوری کر رہی ہیں۔ برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جیٹھانی جی، آج کے بعد اگر میرے گھر آ کر تماشا کیا تو میں سیدھے پولیس کو بلاؤں گی۔ یہ وصیت قانونی ہے اور اس پر بابو جی کے دستخط ہیں۔ وصیت کے قانونی کاغذات دیکھ کر مایا کی بولتی بند ہو گئی۔ جو جیٹھانی اپنی دیورانی کو کنگال سمجھ کر ہنس رہی تھی، آج وہ خود اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ مایا کو اپنے لالچ کا سبق مل چکا تھا۔ کمتا نے اپنے آتم سمان کو بچایا اور اپنے پریوار کو بھی۔